फर्स्ट जो फाइल बनाना है उसका नाम देना है about.html। पहले हम लोग बनाएंगे जिसमें मेनू नहीं होगा, विदाउट मेनू, सिंपल कुछ कंटेंट होगा, लिंक होगा, कंटेंट होगा, लिंक होगा, दैट्स ऑल। और सेकेंड जो फाइल क्रिएट करेंगे उसको मेनू वेस्ट कर लेंगे, उसमें से एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं about.html। और एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम देते हैं contact.html। और दूसरी बात यह है कि जितना हम सिखाते हैं या बताते हैं, ठीक है, उतना तो करना है ही, उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर भी करना है इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ दिया हुआ है। तो एक्सप्लोर करके तब उसको सीखना, ये एक अलग, उसमें ज़्यादा आदमी सीखता है। क्योंकि थोड़ा सा हम बता दिए और फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ बात होगा कि चलो ये चीज़ अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो कैसा होता है। तो इसके लिए गूगल है, गूगल पे जाओ, एक्सप्लोर करो। जैसे तुमको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। अभी हम अभी एक हाल मतलब पिछले साल हम पढ़ाए थे एक स्टूडेंट को, यूएसए का एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ा हमसे, लास्ट ईयर जावा पढ़ा वो। तो कोर जावा उसको पढ़ना था। अब काफ़ी दिन तक वो पढ़ता रहा, हमको लगता है कि 6 महीना या साल भर के आसपास पढ़ा होगा मोटा मोटी। तो पूरा कोर जावा पढ़ने के बाद वहाँ जो उसका जो स्कूल है ना, उस स्कूल में उसको पता है प्रोजेक्ट क्या दिया गया बनाने के लिए। उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया वो प्रोजेक्ट में जावा से रिलेटेड कोई कोडिंग नहीं दिया गया। जावा तो उसको बहुत अच्छे से आ गया, उसको हम ही से पढ़ा, फिर स्कूल का सारा मतलब इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया, पास भी किया, बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन लास्ट सेमेस्टर जब उसका हुआ ना, तो लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ कि उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया करने के लिए। वो प्रोजेक्ट हमको भेजा भी था, वो अब सिस्टम में अभी कहाँ है, नहीं है, कहीं होगा। लेकिन उसका प्रोजेक्ट जो था, जो दिया गया ना, उसमें कहा गया उसको कि जावा से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। चूँकि उस जो स्कूल है या जो टीचर है उसको पता था कि जावा ऑलरेडी जानता है। उसको कहा गया कि आप अपने दोस्त से या रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से, ठीक है ना, मतलब किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट कीजिए जो कि वेब डेवलपमेंट जानता हो, जिसको वेबसाइट डेवलप करने आता हो, ठीक है। फिर उसको कहा गया कि कोई मतलब बिजनेस का कोई आइडिया ऐसा हो जो कि अपने माइंड में लाना है। बहुत सारा बिजनेस है जो कि ऑनलाइन चलता है, तो उसी में से मिलता जुलता है या उसमें कुछ चेंज करके कोई नया टाइप का कुछ आइडिया लाना है उसके माइंड में। उस आइडिया को खुद से तो लिख नहीं सकता है पूरा प्रोग्राम, इतना बात है। चूँकि वो न डेटाबेस जानता है, न HTML जानता है, न कुछ जानता है, केवल जावा जानता है। और जावा में भी वही मतलब केवल कोड जानता है, वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे मैनिपुलेशन, ठीक है, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब जानता है। फिर भी उसको ये प्रोजेक्ट में उसको दिया गया, क्या हाल है, तो फिर भी उसको वो आज लेट हुआ आज, तो फिर भी उसको जो है, अच्छा, तो हम बता रहे थे कि फिर भी उस स्टूडेंट को ये एक दिया गया एक ऑप्शन कि वो एक नया आइडिया उसको अपना कुछ क्रिएट करे और उस नया आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है उसको, लेकिन अपने से नहीं, अपने किसी रिलेटिव का यूज़ करके, किसी फ्रेंड का हेल्प लेकर के, किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करके, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर वो आया मेरे ही पास, बोला कि ऐसे हम एक क्लासिफाइड वेबसाइट जो चलता है बहुत सारा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो उस क्लासिफाइड एक ऑफर टू करके चलता है जो यूएसए में चलता है, बहुत फेमस है। अपने यहाँ क्रेजी लिस्ट करके है, या फिर OLX है। OLX जैसे यहाँ पे है, OLX कितना पॉपुलर है देखते होगे, है ना। उसका बहुत उसका मतलब OLX को जब लॉन्च किया गया था जिस समय इंडिया में, तो उस समय भी क्या था कि क्लासिफाइड वेबसाइट का बहुत सारा वेबसाइट था। फिर भी वो नया नया आइडिया लॉन्च किया, जिस कारण से OLX आज के डेट में इतना पॉपुलर हो गया कि किसी भी आदमी को कोई सामान बेचना होता है तो वो फट से OLX पे चला जाता है, या कुछ खरीदना होता है तो उस पर चला जाता है। तो इस तरह का उसको कहा गया कि जैसे उसके पास भी मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसके पास कोई पुराना बुक है, कोई स्टेशनरी है, कोई क्लास नोट्स है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक है, इसको वो सेल करना चाहता है या किसी से परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कहा गया कि आप अपना एक आइडिया बनाइए, और आइडिया बना करके किसी से हेल्प लेकर के और उस प्रोजेक्ट को कीजिए। और उसको टाइम फ्रेम दिया गया है, इस पूरे मतलब अगस्त भर का टाइम फ्रेम दिया गया है। तो वो हमको फिर कहा कि ऐसे ऐसे जो है हम जानते तो नहीं है, कोडिंग हम कर नहीं सकते हैं उतना, लेकिन क्या करना है कि हमको समझना है या सीखना है कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे ये काम होता है। तो हम उसको क्या किया कि उसको पिछले
1 या 2 महीने से उसको सिखा रहे हैं। मतलब सिखा क्या रहे हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और कोडिंग करते करते उसको बीच बीच में हल्का फुल्का समझा देते हैं कि ठीक है यहाँ ये ऐसे है, यहाँ ऐसे है। कोडिंग से वो पकड़ लेता है ना कि जैसे वेरिएबल डिफाइन किया गया, एरे डिफाइन किया गया, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया गया, लूपिंग स्टेटमेंट लगाया गया, तो वो सिमिलरिटी पकड़ता रहता है कि अच्छा जावा में ये एरे ऐसे डिफाइन करते थे, यहाँ पे एरे ऐसे डिफाइन करते हैं, जावा में इस कोड को लूपिंग ऐसे करते थे, यहाँ पे लूपिंग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सो सिमिलरिटी करते 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 बहुत चीज़ सीख गया। वो फुल फ्लेज वो नहीं जानता है, लेकिन सिमिलरिटी जानते जानते वो क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ सीख गया और उसका साइट एक लेवल तक अब आ गया हुआ है। जैसे अभी दिखाते हैं तुमको, इसी सर्वर पे उसका साइट रखा हुआ है, ऐसी सिस्टम पे है। 1 मिनट। तो यही हम कह रहे हैं कि मतलब सीखने का जो है ना एक ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जिस साइट से हम लोग स्टूडेंट लेते हैं ना, उसका नाम है प्रीपली। ये बहुत फेमस साइट है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये सब जितना फोल्डर बना हुआ है ना, सब जितना भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, उसका सब फोल्डर है। ये सब उसका नाम है आमेर करके, उसका नाम आमेर एम है ना। इसी के अंदर IQ कैपिटल नाम दिया उसका, है ना। ऑफर्स 2 को वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ऑफर्स 2 एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो USA में ही केवल चलता है। तो ये वो उसके दिमाग में आइडिया आया कि इसका नाम होना चाहिए IQ कैपिटल, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल करके कुछ उसका नाम देना चाहा। तो इसी को इसे विवरण कराते हैं यहाँ पे भी। रिप्लाई पे नहीं, ये गलत पे ही होगा। हाँ, ये आ गया IQ कैपिटल। तो ये बिल्कुल रफ एक है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि ये अभी लॉन्च करने लायक है, लेकिन अभी बन ही रहा है। और इसमें अपना जैसे जो यूज़र है, ये इसका होम पेज हो गया, है ना। ये अभी हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो स्ट्रक्चर चाहता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बने। बाकी एक साइन अप का पेज है जो कि फंक्शनिंग है, कोई आदमी इसको। फिर लॉगिन का पेज है, ये भी फंक्शनिंग है। फॉरवर्ड पासवर्ड जो है फंक्शनिंग है। ये पोस्ट एंड आइटम है जो कि एडवर्टीजमेंट, लेकिन ये पोस्ट एंड आइटम तब काम करेगा जब कोई लॉगिन होगा। विदाउट लॉगिन कोई एडवर्टीजमेंट पोस्ट नहीं कर सकता है। अब मान लो कोई एडवर्टीजमेंट है, उस पर जाकर सर्च करना है, तो यहाँ पे ना इंटर सर्च कीवर्ड एंड प्रेस इंटर। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं PHP, प्रेस इंटर प्रेस किए तो PHP का जो एक आ गया, PHP ट्यूटर करके आ गया। फिर मान लो हम जाके सर्च किए जावा, है ना, तो अब जावा का 2 यहाँ पे आ गया, जावा बुक फॉर सेल, जावा नोट्स फॉर सेल। और ये इसका अपना जो आइकन है यहाँ पे जो अपलोड किया वो आ गया। इस पर मान लो क्लिक किए तो इसका पूरा डिटेल दिखा देगा कि उस एडवर्टीजमेंट का ये जो कवर मतलब फर्स्ट फ़ोटो था वो है, सेकंड फ़ोटो ये डाला हुआ है, और उसका अपना बाकी प्राइस है, किस डेट को पोस्ट किया गया है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसका अदर डिटेल्स क्या है, मतलब बुक का ये अदर डिटेल्स, ISBN नंबर क्या है और क्या है, इस तरीके से यहाँ तक काम उसका हो गया है। अब उसको कुछ काम इसमें और बचा हुआ है, ठीक है। तब वो थोड़ा डिज़ाइन वगैरह चेंज करेगा, डिज़ाइन वगैरह चेंज करके फिर उसको, हालांकि इस तरह के साइट में डिज़ाइन का बहुत इम्प्लीकेशन नहीं, कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे OLX पे तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम देखोगे कि तुमको डिजाइनिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि हेवी डिजाइन वहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि इस पे क्या होता है कि कंटेंट बहुत रहता है, तो उस कंटेंट के हिसाब से आदमी उसको कम कर लेता है। या दूसरा एक साइट है क्रेजी लिस्ट करके जो OLX से काफ़ी पुराना है। ये वाला देखो, एकदम बिल्कुल प्लेन साइट है, लेकिन ये पूरे पता है पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है कि पूछो मत। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना CL वर्ल्ड वाइड। यहाँ कंटिनेंट का नाम दिया हुआ है कि एशिया में कहाँ कहाँ है, यूरोप में कहाँ कहाँ है, अमेरिका में कहाँ कहाँ है, ऐसे करके एशिया में जैसे इतने कंट्री में है। पूरे वर्ल्ड में ये छाया हुआ है साइट जो है, सो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा टाइम जोन क्या है, रीजन क्या है, उसके हिसाब से वो सजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब जो है कैटेगरी है, कम्युनिटी है, हाउसिंग है, जॉब्स है, फॉर सेल है, सर्विसेज है, कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है। कोई यूजर यहाँ पे आएगा, अपना कैटेगरी में जाएगा, कुछ भी सर्च कर सकता है। जैसे मान लो कि हमको कोई क्लास सर्च करना है तो लेसन में गया, अब यहाँ सर्च करना है कि MCA सर्च करना है अगर, ठीक है, तो यहाँ सर्च लेसन एंड ट्यूटर में गए, यहाँ लिखे MCA। 2 जगह का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ रहा है, एक कोलकाता का आ रहा है, एक गंगटोक का आ रहा है। कोलकाता में कोई इंस्टीट्यूट है जो अपना डाले हुए है UEM करके, और गंगटोक में कोई एक इंस्टीट्यूट है जो अपना डाले हुए है, ठीक है। यहाँ से उसको स्टूडेंट मिलता भी है इसको। तो
प्लस यहाँ पे सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। तो ये साइट बहुत एक आइडियल, बहुत फेमस साइट है। इसी से इम्प्रेस होकर के ये OLX बना था। हालांकि OLX जो है उसके बाद में ज़्यादा पॉपुलर हो गया आज के डेट में, है ना। और लेकिन क्रेजी लिस्ट के सामने OLX फिर कुछ नहीं है। क्रेजी लिस्ट अभी भी बहुत पॉपुलर है, चूँकि इसका बहुत इसका स्कोप है। तो इसी चीज़ को वो थोड़ा बहुत चेंज करके जो है ना अपना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसमें जो भी कोडिंग उसको हम सिखाया या किए, वो कोई भी कोडिंग उसको पहले से नहीं पता था। वो स्टूडेंट है जावा का, सिंपल जावा जानता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जब कोड पढ़ता है ना, तो कोड पढ़ के क्या होता है कि उसको समझ में आता है कि ठीक है कि यहाँ पे ये लॉजिक क्या लिखा हुआ है, ये लॉजिक क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई फाइल है जैसे profile.php। अब इसमें मैक्सिमम कोड ऐसा नहीं है कि वो तो जावा का स्टूडेंट है, तो इसमें HTML का कोड लिखा हुआ है, बीच बीच में PHP कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे लेकिन यहाँ पे है ना कि इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इतना तो उसको आइडिया लगता है ना कि चलो कि यही इफ लिखा हुआ था जावा के अंदर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कंडीशन में कुछ और है, यहाँ पे कंडीशन में कुछ और है। और फिर जैसे एरे है, तो ये जावा में हम लोग एरे ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे PHP में ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, नहीं। फिर यहाँ पे जैसे क्वेरी चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो इससे उसको अपना एक ओवरऑल अपना एक उसको एक आइडिया उसको लगते चला गया। तो इस तरह का प्रोजेक्ट उन लोग को वहाँ मिलता है। मतलब पढ़ता कुछ और है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट जो करता है वो आज के डेट में जो मार्केट में जो काम हो रहा है या आज के डेट में जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको प्रोजेक्ट मिलता है। उससे क्या होगा कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया, और अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसका इंटरेस्ट भी उसका आ गया। अब उसका प्लानिंग है कि इस IQ कैपिटल को लॉन्च भी करेगा, मतलब इसका डोमेन परचेज करेगा, होस्टिंग परचेज करेगा, और फिर इसको लॉन्च करके कोशिश करेगा कि इसको पॉपुलर किया जाए। इसका मतलब फेसबुक पे इसका पेज क्रिएट करके या कुछ और करके अपने लेवल से कोशिश करेगा कि इसको हम पॉपुलर करें और इसको हम चला लें इसको। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोडिंग से भागना नहीं है, कोडिंग जो है उसको करना है उसको। तो हम लोग का जो टारगेट है उसमें यह है कि फर्स्ट पेज बनाना था अबाउट HTML में। इसमें एकदम सिंपल सा पेज क्रिएट करना है अभी। तो कोई भी HTML का पेज क्रिएट करते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डॉक टाइप से, है ना। हालांकि इस एडिटर में तो डॉक टाइप लिखेंगे तो अपने आप सजेस्ट कर देगा वो, है ना। डॉक टाइप HTML5 आ गया, और फिर उसके बाद HTML, और उसके अंदर फिर हेड। हालांकि पूरा टेम्पलेट ही देता है ना, और हेड के अंदर फिर टाइटल। तो इस तरह का एडिटर आजकल अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मतलब टाइपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम चीज़ ऑटो सेस्ट रहता है। टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि पेज के बारे में कुछ लिखना है। तो नेचुरल है कि ये अबाउट अस पेज है या अबाउट मी पेज है, तो इसको हम लिख देंगे कि अबाउट मी। बाद में इसको हम लोग सीख लेंगे कि कैसे इसको रन टाइम में जनरेट करते हैं। और यहाँ ये जो बॉडी टैग है, इसमें अभी पहले क्या करेंगे कि एक बना लेंगे हेडर। चूँकि हम लोग ज़्यादा सिर्फ डिस्कस किए नहीं है अभी इसके अंदर, हम लोग मैक्सिमम बस इतना डिस्कस किए हैं कि हेडर टैग क्या होता है, और कुछ फॉर्मेटिंग का टैग डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विथ IMG टैग। तो हेडर से क्या करेंगे ना कि उसका एक हेडर या BR है, HR है, इसको यूज़ करके किस्त कर लेना है। जैसे एक यहाँ पे लगा देंगे S2 टैग, और S2 के अंदर लिख देंगे कि अपने बारे में कुछ देना है, तो चलो लिख देते हैं अबाउट मी लिख देते हैं। और फिर उसके नीचे एक मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो एक HR टैग लगा दिए। और तब उसके बाद नीचे क्या करना है कि P टैग लगा करके यहाँ पे कुछ कंटेंट अपना राइट कर लेना है। तो इसी में है कि अपने बारे में कुछ लिखना था। अब जो अगर तुम खुद बनाते ना तब तो अपने बारे में लिखते हैं कि ठीक है कि मैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स, ऐसा कुछ करके कुछ एक पैराग्राफ उसमें अंदर होना चाहिए उसका लिखा हुआ। और उसको फिर डिजाइनिंग वेजाइनिंग जो कुछ करना है, इमेज वगैरह लगाना है या कुछ और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिखते हैं ऐसे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MCA, और यहीं पे ब्रैकेट में कर दो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स, है ना, आई डिड इन, या फिर ऐसे लिखो कि करेंटली आई एम इन द 4th semester of this course and learning। 1 मिनट लगता है, किसी का कॉल है कोई एक आदमी का।
हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। और तुम्हारा क्लास नहीं था वहाँ आज? क्या आज? अच्छा, वो 3 बजे तक ही होता है? ओ, 2 से 3। और ना, चलो ठीक है। नहीं, मंडे से मतलब रूटीन बना के हम लोग भेजे हुए हैं। अब जब साइन हो जाए तो न मंडे से होगा, ट्यूसडे से होगा। अब हालांकि क्लास बहुत दिन चलेगा, क्या तो फॉर्म भरने का डेटा आ जाएगा, फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसे हाँ, देना ही देना है। बिना मॉडल क्वेश्चन का एग्जाम कुछ क्या होगा? बिना मॉडल क्वेश्चन का एग्जाम होने का सवाल ही नहीं है। अभी तक कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। तो वो तो देना ही है। हाँ, लग रहा है। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि सितंबर तक उसमें होगा, उसमें हो जाएगा। क्योंकि अगस्त में मान लो कि फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा, और उसके बाद फिर सितंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसका। अब बहुत सारा एग्ज़ाम है, एकदम सितंबर में तो एग्ज़ाम एकदम एकदम हो जाएगा। नहीं, उसका तो नहीं होगा अभी, ग्रेजुएशन का नहीं होगा अभी। अभी छोटा मोटा ही खाली होगा अभी, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है ना, उसी को केवल करना है। तो ग्रेजुएशन में तो बिल्ला, हाँ, जैसे वोकेशनल हो गया, लॉ हो गया, पीजी हो गया, जिसमें कि 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट। उसका हो जाएगा, बीसी वाला का हो जाएगा। बीसी में भी स्टूडेंट कहाँ रहता है? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहता है, कम ही रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब छोटा मोटा जितना कोर्स है, सबसे ज़्यादा उसमें स्टूडेंट रहता है पीजी में। पीजी में भी कुल मिला के हमको लगता है कि 4000 या 5000 बहुत हो गया। तो सब डाटा तो हम देखते रहते हैं, तो उसमें उससे ज़्यादा स्टूडेंट उसमें नहीं रहता है पूरा मिला करके। 5000 तो बहुत कम होता है, रेयर होता है। हाँ, मेन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में स्टूडेंट। तो इसमें तो सीटें कम है, 40 तो सीटें ही है, उससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा? तो हम बता रहे थे वो HTML का जो दिए थे टास्क बनाने के लिए, तो कोई बनाया तो नहीं। सिंपल वो लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्या करेंगे कि पहले हम लोग बना लिए एक वो हेडिंग, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिख दिए। अब बाकी नीचे यहाँ लिख रहे हैं कुछ कंटेंट। इस कंटेंट में क्या करेंगे ना कि एक लिंक दे देंगे दूसरे फाइल का। तो वही यहाँ लिख रहा था कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MCA कोर्स, करेंटली आई एम इन द 4th सेमेस्टर ऑफ दिस कोर्स एंड लर्निंग वेब डेवलपमेंट, है ना। सो इन दिस कोर्स first of all we are learning front end development using HTML, CSS and JavaScript. I am creating this web page to learn the concept of hyperlink in order to contact me. You can click here, ऐसा कुछ। तो अभी जैसे ये जो डिस्प्ले होगा टेक्स्ट तो इसमें क्या होगा कि एक हेडर आ जाएगा जिसमें अबाउट में लिखा हुआ होगा, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस HR के कारण। बाकी एक P टैग आ जाएगा, उस P टैग में इतना कंटेंट लिखा हुआ रहेगा। हालांकि कंटेंट बहुत कम है, तो चाहे तो इसमें गार्बेज कंटेंट भी डाल सकते हैं। मेन टारगेट ये है कि जैसे जो लिखा हुआ ना क्लिक हेयर, इसको हम चाहते हैं कि लिंक बना दें और ये पॉइंट करे दूसरे फाइल को जिसका कि नाम हमारा है contact.html, है ना, ताकि यूज़र जब इस लिंक पे क्लिक करे तो वो जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको वो देख सके। तो इस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे ना कि ए टैग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ए टैग स्टार्ट स्मॉल केस, और ए टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में इसको प्लेस कर देना है इस टेक्स्ट को जो है। तो केवल ए टैग यूज़ करने से तो होगा नहीं। अब ए टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, तो 2 एट्रीब्यूट इसमें बहुत काम का है। एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम,
और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है href। तो नेम वाला एट्रीब्यूट जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि एक सेक्शन डिफाइन करता है ना। जितना हमारे पास कंटेंट है ना, उस कंटेंट का एक सेक्शन डिफाइन करता है और उस सेक्शन का कुछ नाम वो दे देता है। फिर उस नाम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए। href वाला जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है कि वो हाइपर लिंक क्रिएट करता है, मतलब टेक्स्ट को वो क्लिकेबल कर देता है। अब उसके बाद href इक्वल टू के बाद हम क्या राइट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो लिंक हमारा बना वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब हो गया कि वो अपने ही पेज के किसी दूसरे सेक्शन को पॉइंट करेगा, एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि वो किसी दूसरे फाइल को पॉइंट करेगा। तो अभी जो हमारा सिचुएशन है उसमें क्या करना है कि एक फाइल से दूसरे फाइल को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स कि हम लोग जो एक्सटर्नल लिंक है उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तब ना ये about.html पॉइंट करेगा contact.html को, और contact.html पॉइंट करेगा about.html को। तो यहाँ लिखेंगे कि href इक्वल टू contact.html। ये href यूज़ कर लेने ही से जो है ना, ये जो टेक्स्ट है क्लिक हेयर ये क्लिकेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, इतना है इसका पर्पस है। क्लिकेबल भी हो जाएगा और साथ में काम ये होगा कि जब यूजर इस पर क्लिक करेगा देन कंट्रोल विल गो टू दिस फाइल। अगर ये फाइल मिला तो खुल जाएगा और नहीं फाइल मिलेगा तो कहेगा नॉट फाउंड। इस तरह का सिचुएशन आएगा। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, about.html है यहाँ पे है, इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया हुआ है। ये आ गया about में आ गया और ये हमारा कंटेंट आ गया। अब यहाँ ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसका कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, क्योंकि ये लिंक बना हुआ है। अभी हमारे पास वो फाइल है contact.html, ठीक है, लेकिन अभी क्या करते हैं पर्पसली इसको पर मिटा देते हैं यहाँ से। अब वो फाइल नहीं है उस फोल्डर के अंदर, तब उस पर क्लिक करते हैं, आ गया। ये तो इसमें ये जो नंबर आता है ना 404 है ना, ये नंबर आता है सर्वर के कारण। मतलब जैसे क्या होता है कि सर्वर को कोई फाइल अगर नहीं मिला या मिला, ठीक है, तो उसके हिसाब से सर्वर क्या करता है ना कि रिस्पॉन्स करता है। तो वो रिस्पॉन्स का अपना एक कोड होता है। जैसे अगर रिस्पॉन्स कोड अगर आया 200, इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, फाइल मिल भी गया, उसका कंटेंट डिस्प्ले भी हो गया, ऐसा कुछ हो गया। रिस्पॉन्स कोड हमारा अगर हो गया 404, इसका मतलब है कि फाइल ही नहीं मिला। रिस्पॉन्स कोड हमारा अगर हो गया 500, इसका मतलब ये हो गया कि फाइल तो मिला लेकिन वो फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फाइल रन नहीं कर पा रहा है, उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, कुछ इंटरनल सर्वर एरर हो गया, तो उस केस में वो 500 आ जाएगा। तो ये कोड भी काफ़ी हैंडी होता है कि ट्रैक करने के लिए कि किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ ये भी दिखा रहा है कि पोर्ट 443, ये 443 का मतलब होता है कि जैसे कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं ना, उसके हिसाब से पोर्ट नंबर चेंज होता है। अगर सिंपल HTTP पे काम करते हैं तो उसका जो पोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है, और अगर HTTPS पे काम करते हैं तो उसका जो पोर्ट होता है वो 443 होता है। स्टार्टिंग में जो बता रहे थे ना, जिससे मैं प्रोटोकॉल वगैरह के कंसेप्ट यहाँ पे वो शुरू में ही रहा होगा ये वाला, उससे मैं बताना हम भूल गए थे कि जितना भी सर्वर होता है ना, या जितना भी ये सब है प्रोटोकॉल है ना, सबका अपना अपना एक पोर्ट डिफाइन किया हुआ रहता है। तो पोर्ट को ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे पोर्ट जो वर्ड है वो हार्डवेयर में भी यूज़ है, वही वर्ड यूज होता है सॉफ्टवेयर में भी है। हार्डवेयर में नहीं होता है कि USB का पोर्ट अलग होता है, और एक ही सिस्टम में कई सारे USB पोर्ट आजकल होता है। उसके अलावा जैसे वो हेडफोन लगाने का जो पोर्ट होता है वो अलग होता है। आजकल तो प्रिंटर USB में चलता है, लेकिन पहले क्या होता था कि प्रिंटर का पोर्ट एक अलग होता था। तो पोर्ट जो है वो जस्ट एक मतलब समझो उसको कि अटैच करने का जो है ना एक सिस्टम है कि जब रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा तो किस रास्ते से आएगा, उसको बोलते हैं पोर्ट। तो सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास हार्डवेयर है, और उस एक हार्डवेयर पे डिफरेंट टाइप्स का सॉफ्टवेयर अगर रनिंग है अगर, तो कौन सा सॉफ्टवेयर किस पोर्ट को लिसन कर रहा है ना, ये डिपेंड करता है कि कैसे उसको हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हर सर्वर साइड सॉफ्टवेयर का जो है ना एक पोर्ट फिक्स किया हुआ है जो उसका अपना डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे HTTP जो सर्वर होता है जिसको हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं, तो HTTP सर्वर का प्रोटोकॉल जो पोर्ट नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है। हालांकि चाहे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम इंस्टॉल करके रन कराते हैं उसे हम उसको चेंज कर लेंगे तो पोर्ट चेंज हो जाएगा। जब HTTPS में काम करते हैं तो उसका जो पोर्ट हो जाता है वो 443 हो जाता है, इसको भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उस तरीके से जो FTP है इसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 22 होता है,
एक टेलनेट कमांड है, उसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 23 होता है, ठीक है ना। SFTP है, इसका जो पोर्ट है वो भी अलग है। तो सब जितना भी प्रोटोकॉल है, जितना भी सर्वर साइड प्रोग्राम है, सबका प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो जो रिस्पॉन्स आया ना, उस रिस्पॉन्स से आदमी बहुत कुछ पकड़ता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं हो रहा है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स है ये दिखा रहा है कि कोई एक वेब सर्वर हमारा रन कर रहा है, ठीक है। उस वेब सर्वर के अंदर ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये किसी न किसी फाइल से आ रहा है। उस फाइल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि वो cp_error_document.html। मतलब ये देखो, इसका एक्सटेंशन HTML नहीं है, इसका एक्सटेंशन SHTML है। ये सिक्योर्ड वे में लिखा हुआ है। अब इसका जो पोर्ट है वो ये भी यहाँ दिखा रहा है कि 443 है। अब प्लस ये cPanel इस पर रन कर रहा है, इसलिए इसका ये आ रहा है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है ना ये है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक दूसरा फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम देना है contact.html, ताकि वो contact.html हमारा जो है वो अवेलेबल हो, और जब हम उस पर क्लिक करें तो वो contact.html खुल जाए। उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग अभी ऐसा ही रखेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हेडर है तो हेडर को सेंटर में डिस्प्ले करते हैं, या फिर जो भी मेन कंटेंट है ना, उस मेन कंटेंट को लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं करते हैं, जनरली उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कंटेंट कम है तो उसका फ़र्क पड़ता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ये कॉमन मतलब ट्रेंड है कि यहाँ एक अलाइंग एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए, और इसका नाम हो जाएगा सेंटर, इसका जो वैल्यू हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ एक अलाइंग यूज करना चाहिए, और इसको कर देना चाहिए जनरली, इसको करना चाहिए जस्टिफाई, ऐसा कुछ। अब कम से कम ये सेंटर में आ जाएगा, है ना। और ये भी जस्टिफाई हो गया, मतलब पहले जो दिख रहा होगा वो, और अभी ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया होगा। पहले लेफ्ट अलाइनमेंट था, अभी जस्टिफाइड है। अगर ज़्यादा कंटेंट रहता ना तो क्या होता कि ये बिल्कुल यहाँ तक आता, दोनों साइड से बराबर होकर के। नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये जो फाइल हमने क्रिएट किया है, इसी फाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं contact.html। यहाँ पे इसमें जो है अपने बारे में 2-3 लाइन लिखना है। 2-3 लाइन क्या मतलब, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देना है। तो एक तो चेंज यहाँ करेंगे, टाइटल, इसका टाइटल होना चाहिए कॉन्टैक्ट में। हेडर को भी कर देते हैं कॉन्टैक्ट में, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यहाँ कंटेंट को थोड़ा बदलना होगा। अब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है के लिए जनरली पैराग्राफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर ही राइट करेंगे कि यू कैन contact me using following methods। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देना है, उसको देना है मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस। तो अपना मान लो कोई ईमेल एड्रेस हमारा है, उसको देते हैं जैसे abc@xyz.com। हालांकि ये ईमेल आईडी है, ये भी एक लिंक होना चाहिए। अभी इसमें लोग आएंगे तो उस लिंक का नेचर कुछ और होगा। फिर एक BR क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट मैटर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अच्छा, यहाँ भी BR देना होगा तभी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि सेम लाइन में आ जाएगा वो। तो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया कि मोबाइल नंबर कुछ भी, जैसे +91 और कुछ नंबर 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन BR थर्ड स्काइप। मान लो स्काइप से कोई कनेक्ट करना चाहता है तो स्काइप का जो आईडी है वो आईडी दे दी, सब कॉमन है। फोर्थ, अब जो डेवलपर है तो उसके पास तो कुछ ना कुछ उसका अपना वेबसाइट होगा ही, है ना, अपना कुछ उसका पोर्टफोलियो होगा जहाँ पे वो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा।
तो वो अपना उसका लिंक देना चाहेगा कि https://abc.info। ये इन्फो वाला एक्सटेंशन जो है ना, ये जनरली चलता है कि कोई आदमी अगर अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो उस केस में ये इन्फो वाला TLD जो है जनरली पॉपुलर है ना। ये बहुत सस्ता भी होता है। मतलब इस TLD का हमको लगता है कि जितना भी मार्केट में TLD है, .com है, .in है, .co.in है, सब में जो है ना सबसे चीपेस्ट जो है यही .info है ना। ये बिल्कुल ईजी से मिल जाता है और जनरली अपने इंफॉर्मेशन को ये करने के लिए, पब्लिश करने के लिए इसको आदमी यूज़ करता है। हालांकि आजकल एक और चला हुआ है कि जैसे जो डेवलपमेंट फील्ड से है तो वो क्या करता है कि अपना वो .dev लेता है। वो एक्सटेंशन भी आजकल एक बहुत चला हुआ है। TLD मतलब पहले तक क्या था कि बहुत कम था, आजकल तो TLD इतना हो गया हुआ है कि तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन सा TLD यूज़ करना चाहिए, कौन सा TLD यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी डोमेन नेम परचेज करना हो ना तो ऐसे है तो बहुत सारा साइट पूरे वर्ल्ड में जहाँ से तुम परचेज कर सकते हो, लेकिन सबसे मतलब कि जिसके पास जो सबसे ज़्यादा रिच है वेबसाइट डोमेन नेम के लिए, आज जो सबसे सस्ता है उसका नाम है namecheap.com। साइट तो बाहर का है, यहाँ का नहीं है, लेकिन मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी होगा TLD, सारा का सारा TLD इस पर अवेलेबल रहता है हमेशा, और उसका कॉस्टिंग भी बहुत कम रहता है। जैसे मान लो कि हम कोई TLD सर्च करना चाहते हैं आदित्य के नाम से, है ना, जैसे आदित्य.info। तो ये बताएगा कि अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। उसमें कोई प्रीमियम भी होगा, कोई पहले से बुक होगा, ठीक है, ये मतलब अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिखा हुआ मेक ऑफर, मतलब कि कोई आदमी थर्ड पर्सन है जो ऑलरेडी इसको बुक करके रखे हुए है और तुमको अगर इस आईडी को लेना है, डोमेन को लेना है, तो तुम अपना उस पर जाओ, अपना ऑफर करो, वहाँ तुमको बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट। ये बहुत बड़ा मार्केट में बिजनेस है। बहुत लोग क्या करता है, मतलब बहुत आदमी का यही केवल काम है कि वो जो कॉमनली यूज जो डोमेन नेम हो सकता है उसको वो क्या करता है ना कि पहले ही बुक कर लेता है, अब बुक करके उसको वो रख लेता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड का। अब क्या होगा कि मान लो कि हमको कोई साइट लॉन्च करना है और मेरा मन है कि नहीं कि मेरे साइट का नाम यही होना चाहिए। सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम देखेंगे कि आखिर इसको कौन हेल्ड अप किए हुए है, उसे कांटेक्ट करेंगे। अब वहाँ पे वो निगोशिएशन करेगा कि ठीक है कि हम इसको इतना नहीं इतना में देंगे, इतना नहीं इतना में देंगे। बहुत सारा मतलब ये है, जैसे तुम देखो ना यहाँ पे आदित्य.com प्रीमियम है, इसका तो देख दिमाग मतलब ख़राब हो जाएगा कि इसका कितना, इसका दाम इसका है $92,150, ठीक है। इसका दाम दिखा रहा है, क्योंकि .com जो है वो ना वो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है वो, है ना। बाकी सब भी इसमें अवेलेबल यहाँ पे है। सस्ता वाले में जैसे है आदित्य.shop, ये बिल्कुल कम है, 1.80 पर ईयर, है ना, एकदम। आदित्य.icu 2.05, है ना, आदित्य.health, आदित्य.inc, आदित्य.wiki, बहुत सारा तुमको मिलेगा। .live, है ना, हालांकि सब कुछ कॉस्टली है। अब तुम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एक्सप्लोर 400+ एडिशनल एक्सटेंशन, जिसको हम लोग TLD बोलते हैं ना, जनरल लैंग्वेज में एक्सटेंशन है वो। तब एक्सटेंशन में जाओ, एक्सटेंशन में तुम देखो कि अभी पॉपुलर एक्सटेंशन दिखा रहा है। अब वैसा एक्सटेंशन जो कि एकेडमिक और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वैसा एक्सटेंशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वैसा एक्सटेंशन जो प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है ना। इस तरह का वो यहाँ पे ये बना के डाले हुए हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एज ए प्रोफेशनल हमको चाहिए, तो प्रोफेशनल वाले पर क्लिक करेंगे, जो उससे जुड़ा हुआ जो भी हो। अब यहाँ देखना होगा कि हमारा प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से जो है ना इसमें। अब जैसे मान लो कोई डेंटिस्ट है तो आदित्य.डेंटिस्ट या आदित्य.डेंटल, कोई कुकिंग का काम करता है तो आदित्य.कुकिंग, आदित्य.कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टिंग, .इंजीनियर, ये सब अवेलेबल है। .फ्लोरिस्ट, .लॉ, .लीगल, .प्लम्बिंग, सब ये .डॉक्टर, .INC, सारा पॉसिबिलिटी है ना। .इंजीनियर भी है, जैसे .dev है यहाँ पे। अब ये .dev हम बताए थे अभी, डेवलपर्स के लिए होता है। तो कोई पक्का कोई प्रोग्रामर होगा जिसका नाम आदित्य होगा, वो ऑलरेडी बुक किए हुए हैं। अब हो सकता है कि ये साइट चालू नहीं हो, लेकिन वो क्या करेगा ना कि साइट तो उसका चालू नहीं होगा, लेकिन अपना वो रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसको रखते हैं लॉन्च करके।
है, साइड पे कुछ कुछ दिया हुआ है, लेकिन बहुत मतलब ये नहीं। लेकिन अब इसका कितना इसका कॉस्ट होगा ना, इसका निगोशिएशन करना है तो हम एक ऑफर पर चले जाओगे, तब यहाँ पे तुमको बताया जाएगा कि तुम कितना से निगोशिएशन इसका स्टार्ट होने वाला है ना, ये चीज़ है। अब तुमसे पूछेगा तो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि मिनिमम वैल्यू ये दे रहा है कि 199, मतलब $200 से कम में नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं होगा। तुम 200 या 200 से ऊपर अगर तुम डालोगे, आप सबमिट ऑफर करोगे, तब वो तुमसे तुम्हारे मेल आईडी पे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, कि हम इतना में देना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, फिर तुम उस डोमेन को वहाँ से ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये डोमेन परचेज करना, हमारे डोमेन को रखना खरीद करके ना। बहुत सारा जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनी का यही काम ही है। जैसे एक कंपनी है GoDaddy.com, बहुत फेमस है, हर कोई हमको लगता है उसका नाम जानता होगा आज के डेट में, क्योंकि टीवी पे उसका प्रचार आता है। तो होस्टिंग कंपनी है, तो नेचुरल है कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है और साथ में वो डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन मतलब इतना वो सब चालू चीज़ है कि तुम जैसे GoDaddy पे तुम जाओ आज के डेट में, और तुम क्या करो कि कोई डोमेन नेम तुम सर्च करो, ठीक है। जैसे तुम डोमेन नेम सर्च करोगे ना, तो क्या होगा वहाँ पे कि तुम बता देगा कि अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ। बाय द वे, अगर अवेलेबल है वो और तुम सर्च करके छोड़ दिए उसको, नहीं तुम परचेज किए उसको, तुम उसको एक दिन बाद तुम सर्च करोगे, 2 दिन बाद सर्च करोगे ना, तो वो तुमको पता लगेगा कि वो ऑलरेडी बुक्ड है। अगर वो थोड़ा सा भी पॉपुलर टाइप का डोमेन अगर है तो मतलब वो क्या करता है ना कि जितना आदमी उस पर सर्च करता है उसका वो डेटा तैयार करते रहता है, और ये देखता है कि ये डोमेन कितनी बार सर्च किया गया, ठीक है। अगर उसका सर्चिंग का पैटर्न उसको लगता है कि ज़्यादा है अगर, तो तुरंत वो क्या करता है ना कि उसको वो बुक कर लेता है, अपने से बुक कर लेता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे उसको परचेज करने के लिए, सोच विचार करके जाते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उस समय तुमको मिलेगा कि वो बुक हो गया। और तब फिर तुमसे निगोशिएट करेगा, है ना, कि हम इस डोमेन को इतना नहीं इतना में सेल करेंगे, इतना नहीं इतने में सेल करेंगे। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है ये डोमेन नेम का, कि पूछो मत इसका। तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बनता है। तो डोमेन नेम का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन नेम जिस कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है ना, होस्टिंग वहाँ से नहीं लेते हैं, मतलब होस्टिंग रखते हैं, स्पेस रखते हैं कहीं और पे, सर्वर कहीं और डोमेन नेम कहीं और। मतलब डोमेन नेम का जो रजिस्ट्रार होता है वो कोई और होता है, और होस्टिंग कंपनी जो जहाँ से स्पेस लेते हैं ना उसको कोई और रखते हैं। और दोनों को हम लोग नेम सर्वर्स क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। उससे इसलिए करते हैं कि 2 चीज़ है कि एक तो ये है कि जहाँ से हम होस्टिंग लिए, हो सकता है कि उसका सर्वर आज काम कर रहा है, कल नहीं काम कर रहा है, तो कल होकर के क्या होगा ना कि उस होस्टिंग चेंज करना होगा। अब होस्टिंग चेंज करने के चक्कर में फिर डोमेन भी चेंज करना पड़ेगा अगर कंपनी चेंज करेंगे तो। और ऐसे ये फ़ायदा होगा कि हमारा डोमेन जहाँ था वहीं रह गया, केवल होस्टिंग हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जनरली एक बहुत कॉमन अप्रोच है कि ऐसा करना चाहिए। 1 मिनट, कोई बार मैसेज आ रहा है, हटाओ। ऐसा ये करना चाहिए कि दोनों को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। हालांकि सीखने के लिए स्टार्टिंग में डोमेन नेम जो है उसको कंबाइंड आदमी कर लेता है कि जहाँ पे डोमेन नेम लिया वहीं पे जाकर भी परचेज कर लिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन उसका सिंपल हो जाता है, और अलग अलग रखने पे थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि हाउ टू लिंक अप, इससे उसको कैसे लिंक किया जाए। हालांकि बहुत भारी काम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में लगता है कि कैसे लिंक होगा नहीं होगा, इसलिए आदमी क्या करता है कि एक ही जगह से दोनों चीज़ परचेज कर लेता है। तो ये हमारा पेज हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। इसमें सिंपली हम लोग डिस्प्ले कर दिए अपना 1 2 3 4 तरीके से कि कैसे का आदमी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 BR लगा करके, है ना, और तब एक लाइन यहाँ लिख दे कि टू प्लीज क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट मी, ऐसा कुछ। सब कुछ वही रहा, बस फिर वही क्या करना है कि इस क्लिक हेयर को जो है ये टैग में लगा देना है। अब ये जो क्लिक हेयर है ना, ये पॉइंट करेगा किसको, ये पॉइंट करेगा अबाउट वाले को कि ये href इक्वल टू about.html। तो इस तरीके से 2 फाइल के बीच में जो है ना, 2 पेज के बीच में रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिश हो गया। लिंक टैग जो है ना, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा कॉन्टैक्ट वाले पे,
अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सारा कॉन्टैक्ट यहाँ दिखा दिया और यहाँ पे दिखा दिया ये लिंक है ना। और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया। लिंक का कलर भी चेंज हो गया, पहले इसका कलर ब्लू था अब इसका कलर जो है रेड हो गया। ऐसा इसलिए कि अब ये लिंक हमारा विजिटेड हो गया। तो ये लिंक अगर नहीं रहा, मतलब ऐसा तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो आज के डेट में कि कोई पेज हम बनाया उस पेज पे लिंक नहीं हो। तो लिंक का कंसेप्ट इतना मतलब इंटरेस्टिंग है कि ग्राफ थ्योरी जो पढ़े होगे डाटा स्ट्रक्चर में, है ना, तो एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है वेब ग्राफ, है ना। बहुत तरह का कंसेप्ट मतलब बना हुआ है। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है वेब ग्राफ। हालांकि ये भी है हायर लेवल का चीज़, लेकिन इतना कम से कम सीख सकते हो, ये जान सकते हो कि वेब ग्राफ क्या होता है। इसका एक जो कंसेप्ट है ना, इतना एक्साइटिंग कंसेप्ट है ये कि पूछो मत। ये कहता है, यहाँ तो कम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, लेकिन इसका और भी साइट सब होगा जहाँ पे इसके बारे में डिटेल होगा। ये मतलब रिसर्च का टॉपिक है ये असल में, ये है ना। इसमें बहुत इस पर रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। एक है ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है एक कोई ग्रुप बना हुआ है इसके ऊपर। ये चीज़ जैसे ये दिखा रहा है ना कि ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, एक वेब पेज है, ये सब वेब पेज है और एक दूसरे से सब लिंक है। मतलब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आते हैं, इस पर क्लिक करने पे यहाँ आते हैं, इस पर क्लिक करने पे यहाँ जाते हैं, इस पर क्लिक करने पे यहाँ जाते हैं, ऐसा कुछ। ये कहता है क्या कंसेप्ट वाइज कि डाटा स्ट्रक्चर अगर याद होगा, ग्राफ थ्योरी अगर थोड़ा भी, तो ग्राफ थ्योरी में क्या होता है ना कि इस तरह का नोड बना हुआ रहता है ना। हर नोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पाथ बोलते हैं। तो ऐसे इमेजिन करो कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी हमारा वेबसाइट्स है, हर वेबसाइट पे बहुत सारा पेज है और हर पेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक वेबसाइट का कोई पेज है जो दूसरे वेबसाइट के किसी पेज को पॉइंट करता है, वो तीसरे को पॉइंट करता है, वो चौथे को पॉइंट करता है। तो इस चीज़ को अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो नेचुरल है कि उसके लिए ग्राफ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यही एक ऑप्शन है जो ग्राफ से ही उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा ये जो नोड है ना, ये हमारा कोई एक वेब पेज होगा, फिर ये नोड कोई दूसरा वेब पेज होगा, ये नोड तीसरा वेब पेज होगा। अब इस नोड पे जिसका लिंक दिया हुआ है उस पर हम पॉइंट पाथ लगा देंगे कि ठीक है कि इससे आप वहाँ जा सकते हैं, इससे आप वहाँ जा सकते हैं, इससे आप वहाँ जा सकते हैं। तो इमेजिन करो कि पूरे वर्ल्ड में कितना हमारे पास वेब पेज है और कितना पाथ होगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसा ग्राफ है जो कि नॉर्मल ग्राफ नहीं है। नॉर्मल हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो कोई टाउन है, उस टाउन में अगर हमको शॉर्टेस्ट पाथ का लॉजिक लगाना है तो टाउन में जितना भी चौराहा है उसको मान लेते हैं कि नोड है, और जितना रोड है उसको हम मान लेते हैं कि हमारा वो उसका पाथ है, ठीक है, एज उसका है। तो नोड हो गया, एज हो गया, और फिर हम क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो होता है, डिस्कस्टर एल्गोरिदम या स्पैनिंग ट्री का जो एल्गोरिदम है, उसको लगा करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो कंसेप्ट ये हुआ कि ठीक है कि वेब पे भी क्या होता है कि हम जैसे गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं किसी चीज़ को, तो सर्च करते हैं तो मेरे पास सर्च रिजल्ट आता है। तो सर्च रिजल्ट आता है तो हमारे को उस पर हम क्या किए कि लिंक से क्लिक किए लिंक पे, तो हमारे पास कोई पेज खुल गया। जैसे यही पेज खुल गया, ये पेज आ गया। अब इस पेज पे फिर फर्दर बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब एक पेज पे तो कितना लिंक होगा जितना कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ भी ऊपर सब लिंक दिया हुआ है, ये सब भी लिंक ही है बेसिकली, ठीक है बटन, लेकिन लिंक की तरह काम करता है। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे कि जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं, जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ पूरे वर्ल्ड में जितना भी वेब पेज है उस पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लिखा हुआ होगा। अभी अगर ये हमको पता लग जाए ना कि अभी हमारा कंट्रोल जिस पेज पे है, ठीक है, और हम जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो दूसरे किसी पेज पे है, तो वहाँ से वहाँ जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम निकाल लें कोई एल्गोरिदम निकाल करके, तो क्या होगा कि यूज़र को वन गो में हम क्या करेंगे कि बता देंगे कि आप इस साइट से इस साइट पे जाइए, इस साइट से इस साइट पे जाइए, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। या इवन हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना करके हम उसको डायरेक्टली वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि थ्योरेटिकली तो ये लगता है कि पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का जो साइज़ है ना, ये बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करता है जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। नहीं, इसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि यूनिवर्स जो है वो हर सेकंड एक्सपेंड कर रहा है। इसीलिए कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि यूनिवर्स का कोई जो एक एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है।
क्योंकि वो इतना ना एक्सपेंड हो रहा है कि उसको पता लगाना असंभव काम है। वही कहानी इसके साथ है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ वेब पेज है वो हर सेकेंड इतना ना वेब पेज मतलब सर्वर पे अपलोड होता है, इंटरनेट से जुड़ता है कि उसको मैनेज करना एकदम इम्पॉसिबल है। हम ऐसा कोई डेटाबेस हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं जिसमें कि हम ये सर्टेन होकर कह सकें कि ठीक है कि ये जो डेटाबेस है, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें हमारा पूरे वर्ल्ड का जो वेब पेज है उसमें एक साथ उसमें रखा हुआ है। उस मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन होगा है ना, या उस डेटाबेस का क्या साइज होगा, ये कहना असंभव है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना असंभव है। लेकिन है तो बेसिकली ग्राफ ही, तो नेचुरल है कि ग्राफ थ्योरी का जो भी एल्गोरिदम है या जो भी लॉजिक है वो उसको इस पर लगाना चाहिए। तो इसी डायरेक्शन में बहुत दिनों से इस पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर कैसे इसको संभाला जाए, कैसे इस पर कौन सा एल्गोरिदम लगाया जाए, ताकि मैथमेटिकली हम क्या करें कि हम यूज़र को जो चीज़ यूज़र सर्च करना चाह रहा है नेट पे, ठीक है ना, वो उसको वन गो में मिल जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में। गूगल पे हम लोग जाते हैं, सर्च करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलता है, या कई बार ऐसा चीज़ मिल जाता है जो हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन देखने में लगता है कि वो काम का है। तो जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ना, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है इसी लैकिंग के कारण। तो वेब एनवायरनमेंट में जो है ना रिसर्च का बहुत पॉसिबिलिटी है, पीएचडी का बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में, वेब ग्राफ जो है सो, है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, और जब उस पर काम करने बैठोगे ना, डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अगर है और वेब डेवलपमेंट का अगर नॉलेज अगर है, तो तुमको ये जो कंसेप्ट है बहुत एक्साइटिंग लगेगा तुमको। इसमें बहुत आगे बढ़ने का चांस भी इसके अंदर है। तो सब ये भी चीज़ जो है जुड़ा हुआ है, लिंक से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि HTML कहने के लिए बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन असल में बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत बड़ा इसलिए है कि सब कुछ इम्प्लीमेंटेड अल्टीमेटली यहीं पे आकर होता है, जो कि ब्राउज़र और कुछ नहीं है, वो HTML का ही वो इंटरप्रेटर है। तो जब तक उसको हम सही से नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारा काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि वेब से रिलेटेड है और DS से रिलेटेड है, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या करना चाहिए उस चीज़ को। तो अभी जो हम लोग बनाए हैं 2 पेज, उसमें क्या किए हैं कि एक दूसरे से उसको लिंकअप कर दिए हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे हमारा जो जनरली हम लोग काम जो करते हैं वो कैसे करते हैं कि अभी यूज़र जो है पहले किस पेज पे जाएगा, मान लो पहले आया अबाउट पे, तो वो चला जाएगा क्लिक करके कॉन्टैक्ट पे, फिर जब कॉन्टैक्ट पे आएगा तो फिर वो चला जाएगा क्लिक करके अबाउट पे। जनरली आदमी जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है ना, तो क्या करता है कि एक फ़ोल्डर बनाया काम करता है, उस फोल्डर के अंदर सारा चीज़ रखता है। जैसे हम लोग ये करेंगे कि एक फ़ोल्डर बना लेंगे, यहाँ भी एक मिनट, एक बना लेंगे फ़ोल्डर न्यू नेम नाम से, इसका नाम मान लो कर दिए आदित्य, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर क्या है कि इस दोनों फाइल को प्लेस कर देंगे, कॉन्टैक्ट और अबाउट। इस दोनों को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। इसमें होगा ऑप्शन कॉपी, 401 के अंदर आदित्य नाम से का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर उसको कॉपी कर दो। यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी रहेगा, इस फोल्डर में आ गया। अब क्या है कि जब इसको एक्सेस करना होगा तो नेचुरल है कि हम लोग को जाना होगा उस फोल्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना कि कोई भी जो वेब सर्वर होता है, जब उसके थ्रू किसी फोल्डर को एक्सेस करते हैं तो वो सिंपली क्या करता है कि उस फोल्डर में जितना भी फाइल है ना उसका लिस्टिंग कर देता है। जैसे यहाँ पे लिस्टिंग आ गया इसका, है ना, तो लिस्टिंग आ गया तो बता देगा कि इसके अंदर ये फाइल है, इसके अंदर ये फाइल है, इसके अंदर ये फाइल है। ये अप्रोच सही नहीं है। मतलब होना ये चाहिए कि जब हम किसी फोल्डर को एक्सेस करें ना, तो वहाँ पे वो फाइल का लिस्टिंग नहीं दिखा करके एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक पेज खुल जाए, ठीक है। तो उस पेज का एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं index.html। तो index.html एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि index.php, और एक पॉसिबिलिटी है कि default.asp। असल में डिपेंड करता है वेब सर्वर पे कि वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है। लेकिन ये माइंड में लेके चलना है कि अगर index.html नाम का कोई प्रोग्राम अगर उसके अंदर रखा हुआ है, तो जैसे ही उस फोल्डर को हम एक्सेस करेंगे ना, तो index.html खुल जाएगा। अच्छा, हम चाहते हैं कि जैसे कोई भी आदमी जब इस लिंक को विजिट करे तो वो इस फोल्डर में जो फाइल रखा हुआ है उसको नहीं देख पाए बाय द वे। तो सिंपलेस्ट तरीका इसका ये है कि एक index.html है हम क्रिएट कर दें और उसके अंदर कुछ नहीं लिखे, ब्लैंक कर दें, ब्लैंक फाइल जस्ट।
तो क्या होगा ना कि जैसे कोई आदमी इस फोल्डर को एक्सेस करेगा तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खुलेगा और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। जैसे यहाँ देखो, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब ये ब्लैंक फाइल है, 0 बाइट का है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा ना कि अब ये सेव हो गया हमारा फोल्डर। अब कोई बाहरी आदमी ये गेस नहीं कर सकता है कि इस फोल्डर में कौन कौन सा फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी फोल्डर को सेव करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तरीका और भी है, STXS का फाइल बना के हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, PHP का कोड है, लेकिन ये द बेस्ट ऑप्शन है कि एक सिंपली एक फाइल क्रिएट कर देना है index.html। तो index.html का एक यूज़ ये हो गया। दूसरा इसका यूज ये है कि हम चाहते हैं कि ब्लैंक नहीं दिखे ना, कम से कम यहाँ पे कुछ दिखे उसको, यूज़र को, कि ठीक है कि वो इसका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए यहाँ लाया गया है। तो अब 2-3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। जैसे क्या है कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है about.html है, और एक फाइल है जिसका नाम है हमारे पास contact.html है। अभी जो हमारे about.html है ना, वो ऐसे दिखता है, ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट हमारा है वो ऐसे दिखता है। बेहतर ये होता है कि दोनों में जो है ना एक मेनू होता है। जैसे ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर नीचे एक और लाइन ड्रॉ होता है, और उस लाइन के बीच में एक मेनू होता है, और उस मेनू में दोनों का लिंक दिया रहता है। मतलब एक मेनू होता है अबाउट करके, एक मेनू होता है कॉन्टैक्ट करके। यह मेनू हमारा ऊपर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जिस मेनू पे हम क्लिक करते हैं उस मेनू के करस्पॉन्डिंग फाइल खुल जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों पेज पे दोनों लिंक हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो वो जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मेनू बेस्ड जो अप्रोच होता है। जैसे about.html में जाएंगे और क्या करेंगे, अब इस को खोल लेते हैं, इस फाइल को बंद कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो। अब हम जो काम कर रहे हैं वो इस फोल्डर में काम कर रहे हैं। क्या करेंगे कि इस HR के बाद ना एक HR यहाँ और भी डाल लेंगे, 2 HR हो गया। और दोनों HR के बीच में जो है ना, अब एक लिंक क्रिएट कर देंगे। तो 2 लिंक हमको क्रिएट करना है, एक करना है सेल्फ के लिए और एक करना है दूसरे फाइल के लिए। तो एक लिंक क्रिएट करेंगे कि href इक्वल टू सेल्फ। सेल्फ के लिए का नाम क्या है, about.html, और यहाँ कर देंगे about me, और दूसरा एक बना लेंगे इसी को कॉपी करके contact.html। इसका नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट में। अब ये जो about.html हमारा है, थोड़ा सा ये पहले से बेहतर हो जाना चाहिए। आ गया, लगता है सेव नहीं हुआ था। तो अब क्या है कि दोनों हमारा आ गया साइड में। इसको बेहतर होगा कि इसको बीच में ले आया जाए। तो बीच में लाने के लिए एक उपाय ये है कि सेंटर टैग यूज़ कर लो, क्योंकि सेंटर में लाना एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है। तो स्पेशली उसके लिए टैग बना के छोड़ दिया गया सेंटर नाम का। अब फिर इसको प्रॉपरली अलाइन भी कर लेना जरूरी है, ताकि ये फील हो कि दोनों ए टैग जो है ना उसके अंदर है। अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे सेंटर में आ जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा गैप नहीं है। गैप लाने के लिए क्या करेंगे, तो बीच में स्पेस चाहिए, यहीं पे स्पेशल कैरेक्टर NBSP सेमीकोलन, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कुछ स्पेस वहाँ डाल देंगे ताकि यूज़र को फील हो कि कुछ जगह वहाँ पे छोड़ा हुआ है। क्या हो गया ना कि ये हमारा एक तरह का मेनू आइटम हो गया। अब इस पर क्लिक करने पे कंट्रोल कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यही पेज हमारा फिर से रिप्लेस हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा फिर से। इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर कंट्रोल चला जाएगा किस पे, कॉन्टैक्ट वाले पे। तो नेचुरली कॉन्टैक्ट वाले में भी ये सिस्टम लगना चाहिए नहीं। तो इसी कोड को क्या करते हैं ना, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उस फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है contact.html। इसके अंदर
ये जो HR लिखा हुआ है इस HR को इससे रिप्लेस कर देना है। अब इसको रिप्लेस करो, दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना एक ही ऐसा हो गया है। जैसे इस कभी हम कॉन्टैक्ट पे हैं कि अबाउट पे जाना है, क्या हो रहा है कि मेनू सेम का सेम है, बस केवल ऊपर वाला हेडिंग चेंज किया। फिर कॉन्टैक्ट पे जाना है, मेनू हमारा ज्यों का त्यों रह गया, केवल कॉन्टैक्ट चेंज किया, हेडर चेंज हुआ और जो मेन कंटेंट है वो चेंज हो गया। तो ये इससे यूज़र को ये फील होता है ना कि हम किसी एक साइट से हम बिलोंग कर रहे हैं इस ऐसा। अब इसी में जैसे हम चाहते हैं कि जब यूज़र जब हमारे पास पहली बार आया है फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब आएगा तो नेचुरल है कि उसको पहले से पता नहीं होगा ना कि कौन सा फाइल यहाँ ओपन करना है। तो वो तो क्या करेगा कि वो सिंपली फोल्डर का नाम या जो URL हमारा है उस पर उसको विजिट करेगा, ब्लैंक आ जाएगा। तो ब्लैंक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इस पेज का भी स्ट्रक्चर जो है रफली वही होना चाहिए जो हमारा बाकी पेजेस का है, ताकि उसको ये फील नहीं हो कि हमारा इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और इस जो फाइल है index.html वाला उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे उसको डाल देते हैं, है ना। अब इसमें ये तो ना तो अबाउट है ना कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसका नाम होम कर लेते हैं। होम का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो इंडेक्स पेज हो गया एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं ये हमारा हेडर है, तो हेडर के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं कि क्या लिखना है ना। और फिर मेनू को ज्यों का त्यों रखना है, लेकिन अब मेनू में जो है ना एक आइटम हमारा बढ़ जाएगा। मेनू में जो है एक आइटम बढ़ेगा, वो हमारा होगा होम के लिए हो जाएगा। और जनरली होम वाला जो आइटम होता है वो पहली बार आता है, पहले आता है। अब जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेनू में हमको जब चेंज करना है तो 3 फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं होम। तो एक फाइल अभी हमने नया क्रिएट किया index.html, उसमें ए टैग लगा करके इसको लगा दिया। अब इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा कि मेरे पास और कौन कौन सा फाइल है, हर फाइल में जा करके जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। इसी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आदमी क्या करता है ना कि HTML के कोड को कभी भी ऐसे राइट नहीं करता है, इसको आदमी जनरेट करता है। अब वो जनरेशन हमारा JS से होगा या PHP से होगा या जावा से होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे जनरेट करते हैं। ताकि ये जो हमारा मेनू है ना, अब एक जगह हमको चेंज करना है तो हर फाइल में जाकर चेंज करने का नौबत आ गया। ये सही अप्रोच नहीं है। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि फर्स्ट पेज जब खुलेगा उसका, तो फर्स्ट पेज पे कम से कम तीनों पेज पे होम लिखा हुआ आएगा, और फर्स्ट पेज पे अभी कुछ कंटेंट नहीं आएगा, लेकिन कम से कम एक ब्लैंक सिंपल एक मेनू आ जाएगा। कुछ नहीं आया यहाँ पे, बाकी चूँकि हेडर हम कुछ दिए नहीं है, फुटर कुछ दिए नहीं है ना, ये मेन कंटेंट नहीं है। लेकिन होम पे क्लिक करने पे ये नहीं होगा ना कि कुछ ब्लैंक नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे से अबाउट मी है तो यहाँ पे अबाउट मी आ गया, कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट आ गया, है ना। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी अपना चाहो तो दे सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे दे दो यहाँ कुछ, ताकि उसका हेडर जो है खाली नहीं जाए। आदित्य वेब पेज ऐसा कुछ लिख दो, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे अबाउट मी, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी, और ये होम हो गया। इतना ही करने से क्या हो गया ना कि एक स्ट्रक्चर में ये बंद हो गया। नहीं, हमारे पास मतलब एक पेज का एक हेडर हो गया, एक हमारे पास मेनू का पार्ट हो गया, एक हमारे पास कंटेंट हो गया। हम लोग फिर नीचे में यहाँ पे चाहे तो फुटर भी लगा सकते हैं, है ना। फुटर लगा करके नीचे लिख देंगे कि डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, उस पर्सन का नाम जिसने उसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। तो लिंक का जो यूज़ है वो हर जगह होते जा रहा है। जो फर्स्ट पेज है उसको अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पे हम जैसे आदित्य वेब पेज है तो किसी कोई फोटोग्राफ लगा दें, कुछ अपना सैंपल कुछ पोर्टफोलियो है उसको डिस्प्ले कर दें, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा ना कि एक अच्छा एक बनते चला जाएगा सिस्टम एक। और फिर बाद में बहुत सारा मतलब कि टेम्पलेट वगैरह आता है, उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके कस्टमाइज करके उसको आदमी चाहे तो इसको यूज कर सकता है। अब आते हैं इस वाले पेज पे। चूँकि होम पेज तो हमारा ब्लैंक है जनरली, अबाउट मी पे भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, एक ही लिंक है। कॉन्टैक्ट में जो है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक तो है कि
यहाँ फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने ईमेल आईडी दिया है, दूसरा हम लोगों ने क्या किया है कि मोबाइल नंबर दिया है, तीसरा जो है वो स्काइप का आईडी दिया हुआ है, चौथा जो है वो वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। ये सब का सब जो है आपस अपने में लिंक होना चाहिए इसको। जैसे ईमेल आईडी भी जो है वो लिंक होना चाहिए उसको, है ना, ताकि कोई जब इस पर क्लिक करे तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो हम यहीं पे कोई फॉर्म ओपन कर दें, उस फॉर्म में हम उसको ऑप्शन दे दें कि ठीक है कि आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखिए, मैसेज लिखिए, सेंड पे क्लिक कीजिए। लेकिन उसके लिए फिर वही जाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में, क्योंकि जब तक सर्वर साइड पे नहीं जाएंगे तब तक मेल सेंड नहीं हो पाएगा। सिंपलेस्ट केस में हम ये कर सकते हैं, ये हम लोग का था कौन सा फाइल, index.html, इसको क्लोज कर दो। सिंपलेस्ट केस में हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ए टैग यूज़ कर सकते हैं, ए है ना, href इक्वल टू समथिंग एंड देन दिस ए टैग लाइक दिस। अब यहाँ href में जो है ना एक आता है स्पेशल mail2 करके, है ना, mail2 क्लोन //abc @x, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है आजकल, लेकिन ये भी चलता है। तो mail2 करने से इसका एक बेनिफिट हो जाएगा। इसे देखो यहाँ पर अब ये लिंक आ गया। अब इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे ना तो अब ये एक एप्लीकेशन इसको खोलना चाहिए। हाँ, ये क्या करता है कि सर्च करता है कि मेल सेंड करने का कोई एप्लीकेशन इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल्ड है तो उसको वो सर्च कर लेगा। जैसे विंडोज़ वगैरह में आउटलुक एक्सप्रेस नाम से एक आता है एप्लीकेशन, तो आउटलुक एक्सप्रेशन उसको सर्च कर लेगा। जैसे ये हमारा लिनक्स है तो लिनक्स में एक अलग से इसका पैकेज है जिसका नाम कुछ और है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो अपना ये कर लेता है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर देगा, इसको अपना नेक्स्ट करके ईमेल एड्रेस में ये मेरा अपना जो ईमेल आईडी है उसको ये कह रहा है टाइप करने के लिए। फर्स्ट टाइम जो ओपन हो रहा है तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा जा रहा है, ये आउट गोइंग सर्वर हटाओ, इसको कैंसिल करो। तो ये इसका बेनिफिट हो गया कि यूज़र के सिस्टम पे अगर आउटलुक एक्सप्रेस या कोई भी मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर अगर हमारा इंस्टॉल्ड है तो कम से कम वो हमारा कंट्रोल उस पर चला जाएगा। आजकल बहुत जगह पे क्या होता है ना कि जैसे मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो उसको भी लिंक बना दिया जाता है ना। मोबाइल नंबर के लिए को लिंक करने के लिए भी ए टैग ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उस ए टैग में टेल करके कुछ यूज़ करते हैं। एक मिनट रुको, वो उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल है, href इक्वल टू समथिंग, है ना, ऐसे। और यहाँ पे लिख दो कि टेल कोलोन एंड देन दिस नंबर, तो ये भी एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, है ना, आ गया ना, मेक ए कॉल फ्रॉम। अब ये सर्च करेगा कि कोई फ़ोन इससे अटैच है क्या, अगर कोई फ़ोन अगर इससे अटैच है तो उससे वो तुमको कॉल करने के लिए कहेगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये टेल भी जो है ना एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो जैसे mail2 जो है ये भी एक प्रोटोकॉल हो गया, टेल जो है ये भी एक प्रोटोकॉल हो गया। उसी तरीके से स्काइप का लिंक अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए भी एक आता है, उसका सर्च कर लेते हैं गूगल पे जा करके, है ना, क्रिएट स्काइप लिंक, हाउ डू आई इनवाइट सम पर्सन टू चैट इन स्काइप ऑन डेस्कटॉप, ताकि यहाँ से हो जाना चाहिए। अच्छा, केवल स्काइप आईडी से नहीं काम चलेगा, ये कहता है कि स्काइप पे लॉगिन करके और वहाँ से क्लिक ऑन योर प्रोफाइल पिक्चर, क्लिक ऑन स्काइप प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल, तब उसे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को वहाँ पे डाल देना चाहिए। एक मिनट रुको, स्काइप आईडी एज ये भी तो वही चीज़ आ गया। हाउ टू क्रिएट ए स्काइप लिंक, हाँ, स्काइप कोलोन यूज़र नेम यहाँ पे है ना, ये
स्काइप कोलोन यूज़र नेम। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए href इक्वल टू स्काइप कोलोन abc, हालांकि बता अपना देते हैं CCPP लिनक्स, और यहाँ भी CCPP लिनक्स। तो अब ये भी एक लिंक की तरह पे खुल जाएगा। इस सबको बंद करो, इस पे कुछ दिया है क्या एक्स्ट्रा? अच्छा, यहाँ पे है दिया हुआ कि हम लोग चाहे तो प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, कॉल करना है कि चैट करना है कि क्या दिक्कत किसके लिए करना है। क्वेश्चन मार्क करो, कॉल करेंगे तो कॉल पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क का भी स्पेशल मीनिंग है ना, वेरिएबल के सेंस में। यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन मार्क चैट, तो वो चैटिंग करने के लिए वो फाइल वो खुल जाएगा। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं आगे। अब देखो पूछ रहा है ना कि स्काइप ओपन करना है क्या। अगर इंस्टॉल होगा तो वो स्काइप ओपन कर लेगा। स्काइप ओपन करने के बाद उसमें चैट वाले बॉक्स में वो चला जाएगा। आ रहा है स्काइप, खुल रहा है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम में है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना, ये मतलब लिंक कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हम बताना चाह रहे हैं। लास्टली, जैसे ये वेबसाइट है तो नेचुरल है कि वेबसाइट तो खैर लिंक होना ही चाहिए। तो वेबसाइट जनरली जब खुलेगा तो इसी को लिंक बनाना है हमको, है ना। तो इसी को फिर क्या करेंगे कि href इक्वल टू उसको डाल देंगे। हाँ, अब यहाँ पे ये होगा कि जैसे हम अभी क्या करते हैं कि कोई दूसरा साइट का नाम देते हैं, हाँ अपना देते हैं glugformuz.org, ताकि जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम वहाँ पे आए, glugformuz.org। क्या होगा ना कि अभी जैसे ये जो लिंक आएगा glugformuz.org, इस पर क्लिक करने पे जो है ना ये इस पेज को ओवरराइट कर देगा, है ना। तो ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब दूसरा साइट अगर हम खोल रहे हैं तो हमेशा नए टैब में खोलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि क्लिक किए, हम यहाँ पे आ गए, मतलब वो वाला साइट मेरा गायब हो गया। फिर हमको ब्राउज़र का जो बैक बटन है उस पर हमको जाना पड़ेगा। तो जब भी किसी वेबसाइट का हम लिंक देते हैं जो कि एक्सटर्नल वेबसाइट है, तो जनरली क्या करते हैं कि उसको टारगेट उसका सेट कर देते हैं। हालांकि टारगेट एट्रीब्यूट भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है, उसमें बहुत सारा फीचर है उसके अंदर। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी सिंपल एक हम बताए थे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे कि टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, है ना। इस अंडरस्कोर ब्लैंक का मीनिंग ये होता है कि जब भी इस लिंक पे क्लिक हो तो ऑलवेज क्या हो कि हमेशा एक ब्लैंक टैब में इसको ओपन किया जाए इसको। वहाँ पे और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, सबका मीनिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, एक नया टैब में साइट खुल गया, तो हमारा ये वाला जो टैब है डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक नए टैब में आ गया। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से नया टैब में खुल गया, है ना। मतलब जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार वो ब्लैंक टैब में खुलते चला जाएगा। ये इसका फ़ायदा हुआ। तो कहीं भी आदमी जो एक्सटर्नल वेबसाइट का जो लिंक देता है ना, वो इस तरीके से ही देता है। हालांकि यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक के अलावा और भी पॉसिबिलिटी है। उस क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब ये छोटा सा पेज बनाना हमने शुरू किया। उस पेज को बनाते बनाते हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। एक फोल्डर बन गया, फोल्डर के अंदर 3 फाइल बन गया, हर फाइल एक दूसरे से लिंकअप हो गया। और ख़ास करके ये वाला जो पेज हमारा है contact.html, इसमें तो कई तरह का प्रोटोकॉल भी यूज़ हो गया ना। मतलब इसमें मेल टू प्रोटोकॉल यूज़ हो गया, इसमें टेल वाला यूज़ हो गया, इसमें स्काइप यूज़ हो गया, यहाँ पे हम लोग टारगेट यूज़ कर लिए, है ना। अब बाकी ये जो पहले से जो लिंक था वो लिंक तो हमारे पास है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट HTML का यही है, हाइपर लिंक, जो कि पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाया। इसलिए इस हाइपर लिंक को ये मत समझना है कि छोटा सा टैग है, ए टैग, दैट्स ऑल। इसके अंदर बहुत सारा फीचर है, बहुत इसके अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है। उस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे ये काम करता है। और प्रॉपर कंसेप्ट लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मतलब पढ़ना, बुक पढ़ना। जैसे हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे HTML, उस समय एक आता था, बड़ी मोटी बुक थी एक, HTML ब्लैक बुक करके, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं आता है, सर्च करते हैं HTML ब्लैक बुक। उस समय बड़ी पॉपुलर था ये। हाँ, अभी भी है, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन है, जो कि है ना, ये हमको लगता है ज़्यादा अच्छा है।
इसमें CSS3 भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, XML भी है, सब कुछ भी है इसके अंदर। अमेजन पे अवेलेबल है बुक। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1000 रुपये से कम ही है, 700 कुछ रुपये दाम इसका है। इस सब में जो है ना एकदम ये जो वाला जो बुक है इसका दिखा रहा है ज़्यादा, मतलब कि ये रिसेंट वर्जन ही दिखा रहा है। ये 3 जुलाई 2000 का दिखा रहा है ये। इसमें भी बहुत चीज़ दिया हुआ है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, जो केवल HTML पे इतना मोटा बुक तो होगा नहीं। तो एसेंशियल जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, बाकी HTML भी है। तो इस सब बुक में जो है ना इस तरह का, इस लेवल का जो भी बुक है उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट वाइज इसमें दिया रहता है कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये ज़्यादा बेहतर है, इसका रेटिंग भी अच्छा है, 234 रेटिंग है और खास करके 4.3 है ना। तो ये बेहतर बुक है। देखो इसमें सब कुछ है, PHP भी तो है, एजेक्स मतलब एजेक्स भी है, PHP भी है, jQuery भी है, XHTML भी है, XML भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। ये अच्छा, इससे बेहतर है। इसमें केवल लगता है कि केवल HTML ही है, ये उतना सही नहीं है। तो इस तरह का तुमको, मतलब दूसरी बात ये है कि एक बुक पढ़ने से भी कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब किस ऑथर के माइंड में क्या चीज़ है, किस ऑथर के माइंड में क्या चीज़ नहीं है, वो भी वेरी करता है। बुक लिखते समय कुछ बात लिखा, कुछ छूट गया, कुछ लिखा, कुछ छूट गया, इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। तो जितना ज़्यादा बुक का स्टडी करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि कंसेप्ट बनते जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा कोडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा भी बुक मतलब वो प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो आज हमको लगता है कि इतना ही काफ़ी है ना, क्योंकि A-Tech के बारे में हम लोग कर लिए और इतना हम बता भी दिए कि क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आगे क्लास से फिर क्या करेंगे कि ऑफलाइन चले या ऑनलाइन चले, जैसे भी चले, फिर जब नया कंसेप्ट आएगा ना तो हम नया चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी हम एक टास्क देते हैं फिर बनाने के लिए, इस तरीके से बिल्कुल जैसे भी बनाया है बिल्कुल उस तरीके से कि क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम देना है बुक नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, या उसका नाम कर देना है बुक 1, ठीक है। और उस बुक 1 के अंदर, चूँकि बुक का बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें हम लोग, फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन, थर्ड वर्जन, फोर्थ वर्जन, ऐसे करके अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक फोल्डर बनाना है, जैसे बना है फोल्डर यहाँ पे आदित्य नाम का, वैसे एक फोल्डर बनाना है बुक 1 नाम का, और उसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट करना है, जैसे कि index.html क्रिएट करना है। और फिर उस बुक में जितना चैप्टर है ना उस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग फाइल क्रिएट करना है, ch1.html, ch2.html, ch3.html। मान लो कि 4 चैप्टर हमारे पास है या 5 चैप्टर है तो 5 फाइल क्रिएट करना है। पहली बार जो हमारा जो index.html आएगा उस पर उस बुक का कवर पेज दिखाई देगा, और उसके अलावा उसमें content.html भी होगा, और उस कवर पेज पे बुक के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ऑथर के बारे में लिखा हुआ रहेगा, कुछ फोटोग्राफ भी लगा हुआ रहेगा, और वहीं पे लिंक रहेगा कंटेंट, व्यू कंटेंट, ऐसा कुछ करके। कंटेंट पे क्लिक करने पे content.html खुल जाएगा, और content.html में प्रॉपरली कंटेंट डिस्प्ले किया हुआ रहेगा कि चैप्टर 1 उसका नाम, चैप्टर 2 उसका नाम, चैप्टर 3 उसका नाम, चैप्टर 4 उसका नाम, ऐसे करके। अब सारा का सारा नाम जो है लिंक होगा वो। अब चैप्टर 1 पे जब क्लिक करेंगे तो वो कंट्रोल जाएगा ch1.html पे, वहाँ पे प्रॉपरली हेडर, फुटर, ये सब लगा करके, मेनू वगैरह लगा करके चैप्टर 1 के कंटेंट को प्रॉपरली डिस्प्ले कर लेना है। और फिर हर चैप्टर पे 2 लिंक होगा, उसके नीचे में एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो होगा ना उसका जो प्रीवियस होगा वो कंटेंट पे चला जाएगा, और जो नेक्स्ट होगा वो चला जाएगा सेकंड चैप्टर पे। फिर सेकंड चैप्टर का जो प्रीवियस होगा वो फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएगा, और उसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो थर्ड पे चला जाएगा, इस तरीके से। फिर लास्ट चैप्टर जो होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो फिर वापस कंटेंट पे आ जाएगा, मतलब साइक्लिक बना देना है उसको, ठीक है। और उसका जो प्रीवियस होगा वो अपने से पहले वाले पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उस फोल्डर में मतलब जितना अच्छा तुम अपना सोच सकते हो उतना बढ़िया डिज़ाइन बना करके, ठीक है ना, उसका फ़ोटो वोटो लगा करके बुक को, और उस लगे कि मतलब कि वो बुक हमारा जो है एक तरह से ऑनलाइन हो गया है ना। और उस बुक के बारे में जो चैप्टर लिखा हुआ है उस चैप्टर का जो भी कंटेंट है वो बुक किसी भी सब्जेक्ट का बुक हो सकता है, फिजिक्स का बुक हो, केमिस्ट्री का बुक हो, या डेटाबेस का बुक हो, या नेटवर्किंग का बुक हो, या जावा का बुक हो, या किसी और लैंग्वेज का बुक हो। लेकिन कम से कम उस बुक के 4 चैप्टर या 5 चैप्टर को क्या करना है कि उस फोल्डर के अंदर बनाना, डाल देना है। तो अगर 5 चैप्टर अगर होता है तो उसमें 7 फाइल होना चाहिए, एक index.html, दूसरा
कॉमन content.html, अब बाकी जितना हमारा चैप्टर है उसका नाम, ch1.html, ch2.html, ch3.htmल एंड सो ऑन, सब आपस में वैसे ही लिंकअप होगा जैसे अभी हम बताए हैं उस तरीके से। इतना अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पहला वर्जन होगा हमारा बुक वाले का प्रोजेक्ट का। फिर इसी चीज़ को हम लोग बाद में सेकेंड तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसको थर्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसको फोर्थ तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, कम से कम 4 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे केवल HTML में। तब क्या होगा ना कि HTML का सारा जो कंसेप्ट है ना वो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम इसको रफली यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। इसको बनाना है, मतलब नहीं बनाने से भागने से नहीं काम होने वाला है, नहीं उससे फिर क्या होगा कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको बना करके तब उस फोल्डर को जिप करके उस जिप फाइल को हमको मेल कर देना। उसको मेल आईडी में है दे ही दिए मैं ये वाला ccplinux@gmail.com, उसको हमको जिप फाइल को मेल कर देना। जो उसी जिप में क्या होगा ना कि सारा का सारा जो है फाइल उसमें लिखा हुआ रहेगा कि क्रिएट ए फोल्डर विथ नेम book1, then inside this folder create following files। क्या क्या क्रिएट करना है, एक index.html, दूसरा content.html, तीसरा ch1.html, या इसको पूरा लिखो chapter chapter1.html, then chapter2.html, then chapter3.html, then chapter4.html। ऐसे मान लो 4 ही चैप्टर हमारे पास है ना। सो द फाइल index.html should display the cover photo of the book। सबके पास मोबाइल है ही, मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है और उस फोटो को यहाँ पर लगा देना है img टैग यूज करके, या फिर बैकग्राउंड में लगा दो उसको जैसी मर्जी, है ना। ऑफ द बुक बैकग्राउंड में लगा हटा उसको इन द पेज बैकग्राउंड। Then it should also provide a link। क्या हुआ, अपने से बंद क्या हो गया ये? हेलो, the content.html page, ना, the file content.html should provide a list of chapters in the form of links। Every chapter
प्रोवाइड 2 links previous and next, इसको इम्प्लीमेंट करना है।